सर तव्हां थोरो हिकिड़ो ओवरव्यू ॾिजो त तव्हां कहिड़ा कहिड़ा टॉपिक जेके आहिनि क्लियर कराए छॾिया आहिनि। दो लेक्चर ही हुए हैं अभी। मीटिंग्स हुई हैं। उसमें हमने टोपोलॉजी वगैरह और मीट्रिक स्पेसेस, ओपन सेट्स, इंटीरियर पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट अभी नहीं की थी। लास्ट में हमने कहा था कि लिमिट पॉइंट के बारे में करेंगे। फिर लास्ट वाला लेक्चर जो कल हुआ उसमें हमने लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट किया। लीनियर अलजेब्रा ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर जगह पे यूज होती है और हर जगह पे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मतलब आइगन वैल्यू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी। तो मेरा मूड ये था कि आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह और आइगन वैल्यूज के बारे में कुछ पढ़ें, क्योंकि आइगन वैल्यूज सही है पे बहुत सर। सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आइगन वैल्यूज से ट्रेसेस वगैरह या सारा कुछ जो है वो अगर आपको पता होगा। तो जो लास्ट टाइम हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, वो था वेक्टर स्पेस। लीनियर अलजेब्रा का बेसिस। लीनियर अलजेब्रा मतलब हमने जो वेक्टर्स, उसमें जिनको वेक्टर्स कह रहे थे, मतलब एक वेक्टर स्पेस था ओवर अ फील्ड। ये आपकी फील्ड थी और ये आपका अबिलियन ग्रुप। सही है। हमने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की थी कि भाई अगर कोई भी आप एलिमेंट उठाएं और उसको फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो है वो आपका फिर से उसी वेक्टर स्पेस में है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो था हमने देखा, आर एन, आर की पावर, मतलब आर एन जो थे वो एन टपल्स हैं। दिस इज द सेट ऑफ दिस फॉर्म। आपके सारे के सारे एलिमेंट्स कुछ जिस तरीके के हैं यहाँ पे, सच दैट एक्स आई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये जो सारा का सारा सेट है, इसमें हमने एडिशन किस तरीके से डिफाइन किया है, कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे। और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सारे कंपोनेंट को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे दो जो भी इसका एलिमेंट होगा उसको वेक्टर कहेंगे हम, और जो भी इसका एलिमेंट होगा उसको हम स्केलर कहेंगे। ये हमने लास्ट टाइम टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। तो जिसमें अगर आप सिर्फ एडिशन हो उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। ऑफ कोर्स दूसरी कंडीशन भी उसने सेटिस्फाई करनी है। तो दूसरे एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए और बी, दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस ओवर आर। रियल फंक्शंस सारे के सारे। अब यहाँ पे फंक्शंस के एडिशन जो है वो सिंपल, हम जिस तरीके से फंक्शन से ऐड करते हैं वही होगी। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो सेट है, दिस इज आल्सो अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर आर। अब ये जो हमने पहले वाले के वेक्टर स्पेसेस की बात की वो फाइनाइट डायमेंशनल थे। अब ये जो फंक्शन है, सॉरी वेक्टर स्पेस है, ये इनफाइनाइट डायमेंशनल है। सही है बेटा। तो ये एक और एग्जांपल हो गया आपका इनफाइनाइट डायमेंशन। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज डायमेंशन ऑफ आर ओवर क्यू, क्यू के ऊपर अगर आर रखें, मतलब अगर आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, एग्जैक्टली। क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसे, दिस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। क्योंकि आप रियल नंबर सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते किसी फाइनाइट सेट ऑफ मैट्रिसेस। n by n matrices over R, this is also वेक्टर स्पेस ओवर R। मतलब ये सारे के सारे n by n मैट्रिक्स हैं। अगर n by n ना हो, n by m हो ओवर R, तो ये वाला जो है आपका, दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस n by m। क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो मैट्रिक्स का, n मैट्रिक्स और n रोज और m कॉलम्स। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर R। और इसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी वो सारे की सारी एंट्रीज को आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी आप वेक्टर्स स्केलर उठाएं, और सॉरी मैट्रिक्स उठाएं और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 5, ये 5, ये 10, ये 15, दिस इज द आंसर ऑफ दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से हम करेंगे और आपका जो आंसर है वो वापस आपके मैट्रिक्स स्पेस में, वेक्टर स्पेस में ही आएगा। सो दीज आर अदर एग्जांपल्स। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें लास्ट टाइम इकरार पली साहब ने हमें बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम बताया था डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए। कहा था कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ दिस, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 by 2 मैट्रिसेस हैं
ओवर आर, और हमारे पास उनका सब स्पेस हम ले रहे हैं ए बी सी 0। अब ये सारे के सारे मैट्रिसेस जो हैं, दिस फॉर्म अ मैट्रिक्स स्पेस, सब स्पेस ऑफ दिस, है कि नहीं? ये सब स्पेस इसकी होगी, क्या ख्याल है बेटा? ये सर सब स्पेस है। ये इसकी सब स्पेस है, क्योंकि आप दो ऐसे मैट्रिक्स जो है आपस में ऐड करेंगे तो फिर आपको ऐसा ही मैट्रिक्स मिलेगा, 0 + 0 अगेन, यहाँ पे 0 होगा। तो दिस इज वेक्टर्स, व्हाट कैन आई से, इसमें सब स्पेस, आइडेंटिटी भी है, सब स्पेस। इसमें आइडेंटिटी भी है, 0 0 0 भी होंगे इसमें, सारे के सारे जीरोस, मतलब सबके जब सब 0 एंट्रीज हो, तो दिस इज वेक्टर स्पेस और इट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, और तो ये इसका सब स्पेस हुआ। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस? 3 सर, 3। क्योंकि हम हर एक वेक्टर जो है यहाँ पे, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A1 किस तरीके से लिखेंगे, 0 0 0 प्लस B 0 1 0 A, और तीसरा C 0 0 1 0। नाउ दीज थ्री वेक्टर्स जनरेट ऑल दिस स्पेस। तो इसका डायमेंशन जो हुआ, डायमेंशन ऑफ दिस सेट इज 3, क्योंकि तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि आप ऐसा कोई भी स्केलर नहीं देख सकते जो आप यहाँ पे रखें और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, मतलब 0 मैट्रिक्स को आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 मैट्रिक्स नहीं लिख सकते। सही है इकरार साहब? अगर कोई और एग्जांपल हो तो हमें यहाँ पे आप बताएं। जी सर, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ पी एन स्पेस और आर सेट ऑफ पॉलिनॉमियल whose degrees n are less than n। हाँ, सेट ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन n। यस, n are less than n मींस पी एन जिसको कहा जाता है पी एन स्पेस। Pn स्पेस, Pnx जिसको कहें, मतलब these are all polynomials of degree equal to n and less than n। सही है। यस इसे अगर ये पॉलिनॉमियल्स हम कंसीडर करते हैं तो फिर ये आपके वेक्टर स्पेस होंगे ओवर आर। अगर दूसरे वाले कंसीडर करेंगे फॉर, मतलब सारे के सारे पॉलिनॉमियल्स जिसमें हम इस तरीके से लिखते हैं आर एक्स, तो ये आपका वेक्टर स्पेस है। पी एन जो ये है ना वेक्टर उसमें स्पेस होगा सर, होगा, आई थिंक होगा सर, क्योंकि ये ऑफकोर्स होगा, पर ये इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि यहाँ डायमेंशन पे पॉलिनॉमियल्स को जनरेट करने के लिए आपने कौन कौन से वेक्टर्स चाहिए यहाँ पे? सारे के सारे 1x x² x³ एंड सो ऑन, ये सारे के सारे वेक्टर्स चाहिए यहाँ पे पॉलिनॉमियल जनरेट। यहाँ पे आपके पास जो पॉलिनॉमियल्स, तो यहाँ पे अगर आप दें ग्रुप, और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, आप किसी के साथ कोई भी स्केलर रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम पॉलिनॉमियल इन द सेम सेट। तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस है ओवर आर, पर यहाँ पे ये जो है वो आपका फाइनाइट डायमेंशनल है, because all the elements in this set can be written as a linear combination of these elements 1 x x² up to x power n। ऐसा ही है ना? जी हम सर। कह सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो कितना हुआ? डायमेंशन n+1। n+1 एग्जैक्टली। n ये सारे के सारे x के पावर्स और 1 ये कांस्टेंट टर्म्स के लिए। So this is very famous example for the finite or infinite dimensional vector spaces। सर क्वेश्चन है पहले वाले में जो आपने लिखा है वेक्टर स्पेस वाला क्वेश्चन। जी जी जी, पूछें, मोस्ट वेलकम। सर ये जो लिखा हुआ है m/m मैट्रिक्स ओवर r, ये वेक्टर हाँ। स्पेस है सर, इसकी डायमेंशन क्या होगी? सॉरी, इसकी डायमेंशन की वेक्टर स्पेस की? जी सर। इसकी डायमेंशन जो होगी वो n² एम एन होगी ना, क्योंकि ये n² सेट ऑफ ऑल। जी सर, हाँ सर बिल्कुल, m into n मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब उसके रोज कॉलम का जो भी ऑर्डर होगा ना उसकी डायमेंशन एग्जैक्टली, क्योंकि उस केस में आपके पास। अच्छा सर, जी जी,
सर इसमें एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने एम मैट्रिक्स ओवर आर मींस आर एक हमने फील्ड लिए बट वो इनफाइनाइट फील्ड है, अगर इस आर की जगह हम कोई फाइनाइट फील्ड लें तो क्या इसकी डायमेंशन में फर्क पड़ेगा या सेम रहेगा डायमेंशन? अगर फाइनाइट लेंगे तो आपने फिर उसकी एंट्रीज भी फाइनाइट ही फील्ड से लेनी है ना। हाँ तो सर मतलब कि इसके डायमेंशन पे फर्क पड़ेगा या नहीं? फिर तो डायमेंशन फाइनाइट ही होगा, वो सारा सेट ही फाइनाइट हो जाएगा। सर फाइनाइट तो मतलब जितनी भी बड़ी अभी फील्ड हो पर आपके एलिमेंट्स जो है वो आपके हमेशा फाइनाइट ही होंगे ना। जी सर बिल्कुल, जी 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 मिसाल के तौर पे F2 पे 0 1 जी सर, वाली F2 फील्ड जो है F2, जी बिल्कुल, उस पे अगर यस आप सर 2/2 के वेक्टराइजेस लेंगे तो कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 16 बनेंगे। टू I हाँ सर don't 2 know. बाई 2 2 पावर 4, हाँ सर बिल्कुल 16 बनेंगे। Exactly. डायमेंशन पे सर 2 पावर फर्क 4 पड़ेगा, डायमेंशन पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वैसे सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना उस पर डायमेंशन फॉर एग्जांपल 4 है, तो अगर हम F2 ले जी रहे हैं सर या Z2 ले रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट फॉर एग्जांपल नहीं 4 ही होगी मेरे ख्याल में, जी 4 ही होगी, डायमेंशन 4 ही होगी F2 पर भी। डायमेंशन पे मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 तो सब में आ जाता है ना, 1 में 1 1। आई थिंक यू आर राइट। पर उस केस में डायमेंशन की इतनी कोई परवाह नहीं होगी क्योंकि सेट अपर आपका है ही फाइनाइट। सही है, तो उसमें आप जो है वो आराम से लिख सकते हैं सारे के सारे। डायमेंशन का मतलब तभी होता है जब आप इनफाइनाइटली जो आपके वेक्टर स्पेसेस हो तो उसमें आप देखेंगे कौन से फाइनाइट नंबर हैं, वो मैट्रिसेस हैं जिससे हम सारे के सारे जनरेट कर सकते हैं वेक्टर्स। फाइनाइट फील्ड अगर होगी तो जी काम सर, ओके जो सर है सही। वो काफी डिफरेंट हो जाता है, वहां पे क्वेश्चंस ही थोड़े डिफरेंट हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? वैसे वैसे लीनियर अलजेब्रा जो है ना वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, जो ये कोर्स है ना ये फाइनाइट फील्ड पर नहीं होता ये कोर्स मेरे ख्याल में, ये जो सिलेबस है। फाइनाइट फील्ड में हाँ नहीं है, पर हायर मैथमेटिक्स में जैसे हम एलिप्टिक कर्व्स हाँ में करते हैं तो वहां पे आपकी सारी की सारी लीनियर अलजेब्रा ही है फाइनाइट फील्ड्स पे। हास थ्योरम जो है वो सारा का सारा लीनियर अलजेब्रा की हेल्प से ही सॉल्व किया था हास ने। हाँ बिल्कुल। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द एलिप्टिक कर्व एडवांस वाला। मैथमेटिक्स में है, लेकिन यहाँ पर ये जो तैयारी हो रही है ना उसके लिहाज से मैं बात कर नहीं रहा नहीं, हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। सही है भाई। एनी अदर क्वेश्चन? आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे तो डिस्कशन जो है वो, हमारा ये कोई कोर्स वर्क नहीं है कि हम एक पॉइंट उठाएं और दूसरी पॉइंट उठाएं और तीसरी पॉइंट उठाएं। आप जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। वी आर जस्ट हियर टू इंक्रीज अवर नॉलेज, और जितनी चीजें आप इंट्रोड्यूस हो सकें आपसे तो वो उतना अच्छा है। सो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके पास फंक्शन ही होती है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर फंक्शंस फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस भी आपका सेट है और दूसरा वेक्टर स्पेस भी सेट होगा। तो जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, अब वो सारे के सारे फंक्शंस हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें खास किस्म के फंक्शंस चाहिए वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे, जो खास किस्म की डेफिनेशन सेटिस्फाई करें, और उनको हम अलग से नाम देते हैं। दीज आर द फंक्शंस हुज नेम इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, ये दोनों वेक्टर स्पेस है, दिस इज अ फंक्शन। अब सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते, पर्टिकुलरली वो वाले आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपका फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, और वो किन के बीच में होगा? दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में होगा, सबसेट्स के बीच में नहीं, वेक्टर स्पेसेस के बीच में। और वेक्टर स्पेसेस के बीच में वो वाला फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इट्स सिंपल। मतलब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे चेक करना है कि भाई ये जो फंक्शन हम कर रहे हैं क्या वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या हम पहले वेक्टर्स को आपस में ऐड करके, मतलब पहले उसको अल्फा के साथ इसको बीटा के साथ और फिर उनको ऐड करके ट्रांसफॉर्मेशन लें, या पहले ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद उनको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें, बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उनको ऐड करें दूसरी वेक्टर स्पेस में? तो क्या इन दोनों का जवाब सेम आता है? अगर आता है तो वो वाले फंक्शंस जो हैं हम उनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कहेंगे। यहाँ पे चैट में किसी ने पूछा है कि वेयर डू वी यूज वेक्टर स्पेस इन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स? क्या आंसर देना चाहिए इसका? बेटा वेक्टर स्पेसेस जो है ना वो तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मैं फिजिक्स में यूज होने वाली चीजें हैं। आपकी सारी की सारी जो फिजिक्स है वो वेक्टर स्पेस ही में ही मतलब होती है। हमारी जो
फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो वेक्टर स्पेसेस होते हैं। हमारी जो भी हैमिल्टनियन या फिर लैग्रांजियन मैकेनिक्स है वो भी आपकी वेक्टर स्पेसेस पे ही है। क्वांटम मैकेनिक्स भी वेक्टर स्पेसेस हैं। इलेक्ट्रॉन्स हिल्बर्ट स्पेस का एक एलिमेंट कहलाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। सो आप जो है वो इस चीज को बिलीव रखें कि देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। सारी की सारी फिजिक्स जो है आप कह सकते हैं इट इज पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ये बात आपको शायद अभी बिलीव ना हो पर इट इज ट्रू। सारी की सारी आइंस्टाइन की थ्योरी जो है दैट इज आल्सो लीनियर अलजेब्रा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उनके बीच में जो रिलेटिविटी है दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज आल्सो लीनियर अलजेब्रा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज आल्सो लीनियर अलजेब्रा। सो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें जो है वो हमने थोड़ा बिलीफ सिस्टम भी रखना है और आगे आगे आस्ते आस्ते चलते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। सर मैंने आज सर जी आज जी मैंने एमसीक्यूज देखे थे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ बुक्स पेपर्स में, प्रीवियस पेपर्स में। तो जी लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर कर्नल में एक ही एलिमेंट जीरो है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो ऑन टू होगी, वन वन होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी था। ठीक हाँ, है। ये मैं अभी उसके और बारे में बात कर रहा हूँ। तो ठीक है। ये आप सब लोगों को ये मेरी मतलब एक किस्म की है कि होमवर्क करें और ये सारे के सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं जो आ रहे हैं पिछली पास्ट टेस्ट में वो लेके आए, मुझे व्हाट्सएप करें तो यहाँ पे डिस्कस करें तो सब लोगों को ये हेल्प होगी। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा के हम करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके आएंगे फिर उस पर डिस्कस करेंगे और उसके साथ रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसके साथ डिस्कस करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे नमूने से तैयारी करें। हम और इकरार फली साहब जो है वो मोस्टली जब भी हम बैठते हैं तो ये चीजें डिस्कस करते हैं, नए नए एग्जाम्पल्स या तो हम आप सबको भी दावत देते हैं कि आप लोग भी लेके आए सारी की सारी चीजें। अब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं वो भी आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं फिर बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी को याद है तो हम लिखते थे dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद होगा किसी को। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। तो ये आपका एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसपे आप ये ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं और आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जवाब मिल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये लीनियर है क्योंकि ये लीनियरिटी की ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे जो टी ऑपरेटर है आपका वो ये होगा, ये ऑपरेटर दिस इज लीनियर। इसी तरीके से सारी की सारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि अननोन फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में ना हो और ये सारी जो कंडीशंस होती हैं। और सर यहाँ पर और एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, ये लीनियर डिफरेंशियल का है। जी dy जी अपॉन dx प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x। ये सेम ही क्वेश्चन मैंने देखा था किसी टेस्ट में। dy हाँ अपॉन dx प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू x। इज इक्वल टू एक्स। हाँ, तो ये पूछा गया था कि दिस इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो y मॉड में है अगर इसको हम पॉजिटिव लेंगे फिर भी लीनियर होगा और निगेटिव लेंगे फिर भी लीनियर। लेकिन यहाँ हाँ पर ये लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये ना लीनियर है। ये जिल की किताब से उठाया है उसने। और दूसरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो आपकी इंटीग्रेशन जो है दैट इज आल्सो लीनियर। हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx। डेरिवेटिव भी आपकी लीनियर ऑपरेटर है। दीज आर लीनियर, दीज आर द फंक्शंस फ्रॉम वेक्टर स्पेसेस टू अनदर वेक्टर स्पेसेस। इंटीग्रेशन जो है वो कौन सा अगर डेफिनेट इंटीग्रल करें मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, ये आपका एक फंक्शन है। तो ये कौन सी दो वेक्टर स्पेसेस पे हो सकता है? ये आपका एक फंक्शन है t जो आपने f ऑफ x पे अप्लाई किया, मतलब दिस इज फंक्शन फ्रॉम कंटिन्यूअस वेक्टर कंटिन्यूअस फंक्शंस ओवर a b टू रियल नंबर्स। मतलब ये जब सर आप कोई भी फंक्शन उठाएंगे यहां से कंटिन्यूअस a और b के बीच में और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जवाब आपका रियल नंबर आएगा। और ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है ओवर r। r अपने ऊपर भी वेक्टर स्पेस है।
सो ये जो फंक्शन है, दिस इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू द अनदर वेक्टर स्पेस। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इसका जो इमेज सेट होगा ना, वो तो डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ना वो, C1 नहीं या नहीं, C। ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना, आपके पास रियल नंबर आएगा। हाँ सही सही, डेफिनेट है फिर कोई से। भी कंटीन्यूअस यानी फंक्शन कि हाँ, उठाएंगे यहाँ से जी जी और जी, उसकी यू आर राइट, यू आर राइट। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो आपके पास रियल नंबर आएगा। तो दिस इज फंक्शनल, फंक्शनल कहते हैं इसको। ये भी याद रखना है, फंक्शनल मतलब ये खास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स लीनियर होनी चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक होगी? वेक्टर स्पेस से उसकी फील्ड पर। मतलब ये वेक्टर स्पेस है, इस फील्ड के ऊपर है, तो हम अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड जो है वो खुद अपने ऊपर भी वेक्टर स्पेस है ना, तो ये फंक्शनल उस ट्रांसफॉर्मेशन को कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, जो वेक्टर स्पेस से अपनी फील्ड के ऊपर ही। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल। ये वेक्टर मतलब आपके पास डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि भाई हो सकता है कि इसमें मैथमेटिक्स में पॉसिबल है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना। सही है भाई, अंडरस्टूड। अब दो चीजें जो है हम हमेशा किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की या किसी भी फंक्शन की देखते हैं कि भाई कौन कौन से आपके वेक्टर्स हैं, मतलब वेक्टर्स जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, कौन कौन से वो वेक्टर्स हैं जो जीरो को इमेज उनका होता है, मतलब जीरो की तरफ जाते हैं। तो कर्नल ऑफ टी जो है, सपोज आपके पास टी जो है वो वी से लेके डब्ल्यू तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कर्नल ऑफ टी क्या होगा? कर्नल ऑफ टी इज अ सेट of all those vectors from V such that T of V is equal to 0. आ रही बात समझ में? दिस इज कर्नल ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब V के वो सारे के सारे एलिमेंट्स या वेक्टर्स जिनका इमेज अंडर T 0 के बराबर हो। दिस कर्नल इज सब स्पेस ऑफ V। ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये V है और ये W को जा रही है। दीज टू वेक्टर स्पेसेस जो भी होंगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिनके बीच में हम डिफाइन करेंगे, वो दोनों सेम फील्ड पे होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप करें, एक जो है वो रियल नंबर पे हो और दूसरी क्यू पे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। बाय डेफिनेशन linear transformation is the transformation is a function from vector space to another function but on the same field. This is point to note, to be noted. जी बेटा, तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस है। अब इसका कर्नल जो मैंने कहा, तो दिस कर्नल ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी। वी जिसको हम डोमेन भी कहते हैं फंक्शन की लैंग्वेज में, और डब्ल्यू जो है वो को डोमेन, ये उसका सब स्पेस होगा। क्योंकि आप वेक्टर स्पेस में से कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे, तो जब आप कर्नल में से कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, मिसाल के तौर पे आपने यू और वी उठाया कर्नल ऑफ टी से, कर्नल ऑफ टी में से आपने ये दो एलिमेंट उठाए। अब कर्नल ऑफ टी में है तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर लेंगे तो जवाब 0 आएगा। तो इनकी एडिशन की भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन लें या फिर अल्फा, ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन लें, और ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि आपके पास लीनियर है तो हम इसको लिख सकते हैं टी अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। तो ये हो जाएगा अल्फा, इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 और प्लस बीटा 0, तो ये 0, मतलब दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ कर्नल। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कर्नल जो है वो आपका सब स्पेस होगा, किसका? वी का। और दूसरा सेट जो हम टी के हिसाब से करते हैं, इमेज ऑफ टी। इमेज ऑफ टी क्या होगा? ऑल दोस एलिमेंट्स इन वाई इन डब्ल्यू such that there exists x and t of x is equal to y। मतलब हर वो एलिमेंट w का जो किसी न किसी का इमेज हो। काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। इट इज वेरी गुड। मैथमेटिक्स में ये ग्रुप डिस्कशन और ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब पढ़ने से ज्यादा किसी अच्छे दोस्त से आप डिस्कस करेंगे तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट बुक। उसमें आके पर थोड़े खुले दिमाग से अगर आप डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं
हो सकता है वो भी सही हो जाए, और मे भी आपके दोस्तों के भी। तो जो जो ग्रुप डिस्कशन है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं बल्कि सारी स्टडी के मतलब सफर में। सही है जी। तो इमेज की बात हमने की। सो दिस इज इमेज किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का। मिसाल के तौर पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं R2 से लेके R2 तक, और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारी हमारी ट्रांसफर सॉरी आर से लेके R2 से लेके R तक, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है अब आप T ऑफ x कामा y, मतलब यहां से आप ले दिया, और उसका इमेज क्या हुआ आपके पास x, मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज द कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो ये क्वेश्चन है कि वेदर दिस इज लीनियर और नॉट। ये लीनियर है क्योंकि ये यस, प्रोजेक्शन है, लीनियर है। और ये प्रोजेक्शन जो होता है वो हमेशा लीनियर होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी वेक्टर स्पेस ओवर आर है, ये भी वेक्टर स्पेस ओवर आर है। तो ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कर्नल की अगर बात कहें तो क्या लगता है कि यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो कर्नल में जाएंगे? सर 0, y वाले जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे वो कर्नल ही होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स 0, y सच दैट y बिलोंग्स टू r, ये जो सेट है ये आपका कर्नल ऑफ दिस T है। सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स दैट गो टू द कर्नल ऑफ T। सही है। तो कर्नल इनको ऑफ, मींस एक्चुअली ये वर्टिकल लाइन है, वो भी एक्चुअली पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो हाँ, इसको इसका अगर आंसर ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ज्योमेट्रिकली, दैट इज, या जी, ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये आपके पास R2 आपका ये स्पेस है। थोड़ा टेढ़ा हो गया वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस की सारी जो पॉइंट्स हैं आपकी, ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी जीरो अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सही है। तो ये आपके पास कर्नल हो गया। कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को नल स्पेस भी कहते हैं, नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और सर ने एक बात कही थी शुरू में कि अगर आपके पास कर्नल अगर कर्नल ऑफ टी जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसमें जीरो एलिमेंट, जीरो मतलब जो भी वेक्टर स्पेस होगा उसके हिसाब से उसका जीरो होगा। अगर रियल नंबर होगा तो जीरो होगा, अगर R2 होगा तो 0, 0, अगर R3 होगा तो 0, 0, 0। तो जो जीरो होगा वो अपने वेक्टर स्पेस के, हमने यहाँ पे जनरल जीरो लिखा है, तो जो भी वेक्टर स्पेस होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसका जीरो होगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पे मुश्तमिल है, सिर्फ एक एलिमेंट पे, तो आप कहेंगे कि दिस इज वन वन ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन आपको पता है किसको कहते हैं? जीरो एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी ने पूछा है कि इसको जीरो क्यों कहते हैं? दिस इज जस्ट नेम, एडिटिव आइडेंटिटी है बस। इवन वो नल मैट्रिक्स भी हो सकता है। व्हाई सर, व्हाई डू वी कॉल इट जीरो? आई विल गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कर्नल ऑफ टी इज जस्ट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट जीरो, तो जीरो तो आपका हमेशा, दिस इज बाय डेफिनेशन जीरो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा जीरो के पास जाएगा, मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये आपकी जो डेफिनेशन है ना लीनियरिटी की, ये यहां से ही प्रूव होता है कि जीरो का इमेज हमेशा जीरो होगा। तो कर्नल हमेशा एक एलिमेंट में कंसिस्ट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि कर्नल कभी भी एम्प्टी हो, ये जीरो वाला एलिमेंट तो होगा ही होगा। जीरो ऑलवेज गोज टू जीरो। अगर जीरो 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 को नहीं जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। ये नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकती है। जीरो ऑलवेज गोज टू जीरो इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कर्नल पे सिर्फ जीरो एलिमेंट हो तो आपका जो फंक्शन है वो 1 to 1 होगा। 1 1 फंक्शन मतलब f of x का मान f of x is equal to f of y if and only if x and y are equal। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो अलग अलग एलिमेंट में उसका इमेज जो है वो बराबर हो। तो यहाँ पे f हमने t दिया है, तो फंक्शन की जगह पे यहाँ पे t, क्योंकि हमने t से जाहिर किया ट्रांसफॉर्मेशन को, यहाँ वाला जो फंक्शन है। सही है बेटा? चले अभी चेक करते हैं कि भाई अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों बराबर होंगे। अब ये इस साइड पे लेके जाएं बिकॉज वी आर इन दैट वेक्टर स्पेस। तो आपके पास वेक्टर स्पेस में एडिटिव इनवर्सेस होंगे। ये आपका क्या है? वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। सही है।
वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो इसका जरूर एडिटिव इनवर्स होगा। अगर वो दोनों साइड से ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई, और यहां पे बचेगा बाकी जीरो। जीरो डिपेंड्स वेक्टर स्पेस पे, यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो भी होगा उस हिसाब से हम जीरो कहेंगे। यहाँ पे हम जीरो की निशानी सिर्फ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टी एक्स माइनस टी वाई है, क्योंकि टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टी एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल जीरो, और हमारे कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से पता चला कि एक्स इज इक्वल टू वाई, सही है भाई। तो इसका पता क्या चला हमें कि भाई दिस इज वन वन। अगर आपके कर्नल में सिर्फ जीरो एलिमेंट होगा तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन वन है, और अगर वन वन भी हो और आन टू भी हो तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। और सर ये जो कंडीशन है ना कर्नल वाली, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर वो जी जी लीनियर जी, ट्रांसफॉर्मेशन बने तो एग्जैक्टली कर्नल भी एग्जैक्टली जीरो होगा। ट्रू। तो अगर आपका फंक्शन सर्जेक्टिव है और उसकी कर्नल जो है वो सिर्फ जीरो एलिमेंट पे मुश्तमिल है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइसोमॉर्फिज्म है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज बाइजेक्टिव इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ही कहते हैं ना इसको, इकरा साहब। यस यस सर, क्योंकि एग्जैक्टली, ये जो एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होमोमॉर्फिज्म ही है ना। हाँ होमोमॉर्फिज्म ही है, ग्रुप थ्योरी वाला होमोमॉर्फिज्म। हाँ और बाइजेक्ट फंक्शन पर होता है ना, सॉरी, बाइजेक्टिव फंक्शन पर होता है ना, हाँ बाइजेक्ट फंक्शन। फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, पर ये खास किस्म का फंक्शन है जिसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। ये भी फंक्शन ही है पर एक खास किस्म का फंक्शन है। There are so many functions between two sets, but there are very less linear transformations between two vector spaces. सही है, तो इन चीजों को जो है वो वाजे कर लें कि वेक्टर स्पेसेस के बीच में जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, पर उनमें से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो होंगी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। इसको हम कहते हैं लीनियरिटी कंडीशन। सही है बेटा। तो कर्नल ऑफ, अब हर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होता है, ये चीज पता है आपको। हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं तो वो होंगी आर एन और आर एम, और इनके बीच में अगर हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स ए सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स, ए इंटू एक्स। हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैट्रिक्स होता है, और हर मैट्रिक्स के लिए आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसका वो मैट्रिक्स होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स क्या है, मतलब उसको हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R2 टू R2, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके की है कि हमने टी एक्स कामा वाई, और जवाब आया आपका एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज लीनियर। आप यहां से देख के बता सकते हैं कि सारे के सारे टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं है और सारे के सारे लीनियर है। बट टू बी श्योर यू हैव टू चेक द लीनियरिटी कंडीशन। आप वो चेक करेंगे तो ये आपके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है। अब द क्वेश्चन इज कि भाई मैं इसका कर्नल मालूम करना चाहता हूं, तो कर्नल के लिए व्हाट डू यू हैव टू से, आपने यहाँ पे कैसे मालूम करेंगे इसका कर्नल। आप देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो जीरो को जाएंगे, ऑफ कोर्स ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे देख के पता नहीं चलता, काफी मतलब इसमें सोचने की जरूरत है। पर अगर आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मालूम करें, सही, तो उस मैट्रिक्स की जो नल स्पेस होगी दैट विल बी कर्नल ऑफ दिस। अब यहां से मैट्रिक्स कैसे मालूम करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल इसके जो बेसिस होते हैं, इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होंगे इसके, एक होगा 1,0 और 0,1, ऐसे ही है ना। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, R2 का ये बेसिस है।
तो क्या करेंगे इस पे आप 1,0 की इमेज मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1,0 अगर करेंगे तो क्या आएगा आंसर? जी कोई बताए सर व्हाट इज आंसर ऑफ सर 1,1 1,0 पे अगर टी अप्लाई करेंगे मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस सर वाई तो क्या आएगा? 1,1 1,1 1,1 एग्जैक्टली। और टी ऑफ 0,1 क्या होगा? -1 सॉरी हाँ 1,-1 सर एग्जैक्टली। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो मैट्रिक्स होगा दैट इज इक्वल टू 1 1 1 -1। इसको सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स रखें। दिस इज मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या किया? ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल जो आपके बेसिस है उसके उस पे आपने टी की वैल्यू देखी कि क्या आया और जो जवाब आया आपने वो कॉलम वेक्टर करके रखे और दिस इज द लीनियर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अब मैं आपको कहूं कि भाई व्हाट इज इमेज ऑफ 1,2 तो एक तरीका ये है आप यहाँ पे फार्मूले में पुट करें और 1,2 की वैल्यू मालूम करें, या दूसरा है आप इस मैट्रिक्स के साथ 1,2 को मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा दैट इज द इमेज ऑफ द। सही है बेटा? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर गेटिंग अब यहाँ पे इसको इमेज मालूम करेंगे तो ये इमेज मिल जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ये होंगी मतलब वी नीड ऑल दोज अल्फाज एंड बीटाज सच दैट 1 1 1 -1 अल्फा बीटा is equal to 0,0. This is a system of homogeneous equation, isn't it? How many solutions will be there? 2 सॉल्यूशन होंगे सर यूनिक Unique. सॉल्यूशन ट्रिवियल सिस्टम है, हाँ यूनिक सर ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। या इट मींस कि ये जो आपका मैट्रिक्स है दिस इज नॉन सिंगुलर, या नॉन सिंगुलर so it means there are only means null space contains only 0,0 vector. so transformation is 1 1 तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज 1 1। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज 1 1। आ रही बात समझ में कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्सेस और मैट्रिसेस से किस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। सो जब हम मैट्रिक्स को लीनियर वेक्टर अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जब मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो मैट्रिक्स उसकी फिर आपने अगर नल स्पेस मालूम करनी है तो फिर उसका मतलब यह है कि उस मैट्रिक्स के हिसाब से आपके पास जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा उसको सॉल्व करें। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका आई थिंक एवरीबॉडी नोज। ये जो मैट्रिक्स है अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो इसका मतलब है कि दिस हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, या दूसरे लफ्जों में कहें कि अगर ये रैंक जो है इसकी इसके नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगी तो फिर इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स देन इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो जो हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है, उसके सॉल्यूशन होते हैं या तो इनफाइनाइटली मेनी होते हैं या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। अगर ट्रिवियल होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैट्रिक्स वो आपकी 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। Understood? Here we only talk about linear transformation. No other transformations are discussed here. Dimension of symmetric matrix. Dimension matrix का नहीं होता, उसके कॉलम वेक्टर्स का हो सकता है, रो वेक्टर्स का हो सकता है। ऑर्थोगोनल बेसिस चेंज करेंगे तो फिर कर्नल चेंज होगा या नहीं? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं होगा। आप कोई भी बेसिस बना लें, कोई भी रिप्रेजेंटेशन, जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हो, इसके दूसरे भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। आप कोई भी ऑर्थोगोनल उसके बेसिस निकालेंगे तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग मिलेंगी, पर वो सारे के सारे सिमिलर मैट्रिसेस होंगे। इट इज वेरी रिच थ्योरी, इट इज वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी। लीनियर अलजेब्रा इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप लोगों ने मैट्रिसेस पहले पढ़े होंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और पर ये सारी की सारी चीजें जो है वो वेक्टर स्पेसेस से कनेक्टेड है। जी बेटा, any question? I would love to hear some questions. Question is very important. हम मैथमेटिक्स के बंदे हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस जो है वो। सर एक क्वेश्चन है हाँ
सर हिकिड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आहे असां वटि जेका R3 खां R3 ताईं ट्रांसफॉर्मेशन आहे R3 का R3 R3 ताईं goes आहे to R3 जी सर ट्रांसफॉर्मेशन इहा आहे सर T of x, y, z is equal to can you please speak in Urdu? Sorry. सर जी सर ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि T of x, y, z is equal to हाँ x, y, 0 x, y, 0 सर अब हमें इसका कर्नल मालूम करना है लेकिन कर्नल ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि वो पॉइंट होगा, लाइन होगा, प्लेन होगा या स्पेस होगा। अच्छा, अब इसमें जी कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो 0 को जाएंगे? इसमें ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो 0 को जाएंगे। कौन से? 0, 0 एक्स और वाई और z। यस सर अब ये जो पॉइंट अब यहाँ पे देखने में R3 में दिस इज प्लेन होगा। इसमें x और y प्लेन जो है वो 0 है और z है सिर्फ इसमें, तो दिस इज लाइन। इट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लाइन होगा, दिस इज डायमेंशन अगर बने तो। ओके सर ओके जी सर ओके थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर इकरार साहब, सर 2-3 क्वेश्चन है लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना, बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन चलें पेपर है उसमें पूछें, मैंने जरूरी देखे। नहीं है कि हम लोग जो है वो कोई इम्तिहान कोई मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि f of x is equal to under root x minus 1। x minus ठीक है 1 या इट इज odd function, even function, neither even nor odd। odd, even, neither nor। तो हाँ भाई, लेट स्टूडेंट गिव द आंसर। या फीडरल में आया था, फीडरल में आया हुआ। सर फंक्शन जी डोमेन त डिफाइंड हुजे न, मतलब असां x जेको आहे सो कहिड़े सेट मां खणी सघूं था? Assume that is given, huh? Assume the domain is the region where it is defined. सर डोमेन सर x is greater than 1। Yes. Otherwise, it will be a complex number. I think that there even or odd। ये एक्चुअली डोमेन तो 1 आर ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन आड और इवन कैसे चेक करेंगे? ये खुद क्वेश्चन मैंने देखा तो मैं खुद ये सोच रहा था कि जिसकी डोमेन भी नहीं है। आप मुझे बताएं फिर मैं अपना इनपुट देता हूँ। What do you think, Sir Ikra sir? सर ही नाइदर इवन नॉर ऑड आहे, जेकर असां डोमेन या ग्रेटर देन 1 नथा खणूं था, अगर उहा असां डिफाइंड ना आहे त पोइ ग्राफिकली चेक करें। सर इसकी जो डोमेन होगी ना वो इवन नंबर होंगी, पर जो है वो 0 जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसका आंसर It is neither neither even odd nor even, I think. neither even nor odd होना चाहिए। जी हाँ। जी यही होगा, neither even nor odd। Okay. और Another question. दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c डेफिनेट इंटीग्रेशन? Constant C. या डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट a to Limit limit a to b generally। A to B. Yeah। This is just, मेरे ख्याल से this is just area of rectangle B minus A into C. ओ सॉरी सर, क्वेश्चन इस तरह का नहीं था। a to b c की जगह पर 0 था, 0 इंटीग्रेशन ऑफ Integration 0। of 0. हाँ 0 डेफिनेट इंटीग्रेशन। It is 0. सर वो तो कांस्टेंट ही होगा ना? नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। सर भले It is डेफिनेट 0 हाँ कांस्टेंट इसका अगर आप आंसर रखते हैं उसमें लिमिट पुट करेंगे तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट हो जाएगा ना। सही है 0 होगा। हाँ क्योंकि ये उसका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन टाइप 0 बनाने था। वाले भी जो है ना वो अजीब है। लेकिन सर कांस्टेंट, सर जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं वो तो कांस्टेंट मिलता है, हम तो लिमिट जो पुट करते हैं वो तो किसी वेरिएबल में पुट करेंगे ना, कांस्टेंट में कैसे? हाँ, मतलब तो नहीं वहाँ तो पे वेरिएबल नहीं है ना नहीं x नहीं पावर 0 x पावर 0। सर इसको आप थोड़ा सा x एक्सप्लिसिटली पावर हल 0 करें, तो 1 क्योंकि हो वो जाएगा। ये पूछना चाह जी रहा था कि मोस्टली जो कांस्टेंट की जीरो की जो इंटीग्रेशन है ना वो कांस्टेंट ही बताते हैं, लेकिन ये पूछ रहा था कि अगर a to b ये A इसकी to B है, इंटीग्रेशन तो c अगर आप होगी। इसकी डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x हाँ तो क्या होगा? ये होगा मतलब ये C लिमिट A to B ऐसे ही है ना। सो ये हाँ, करेक्ट, तो अब c यहाँ पे माइनस c आप पुट होगा। करेंगे C को आप समझे x पावर 0 एग्जैक्टली। C B यस सर पावर सही है, 0 c माइनस - c C 0 हो A जाएगा। पावर यस 0, सर तो दिस इज 0। और कोई क्वेश्चन?
किसी ने क्वेश्चन पूछा था टोपोलॉजी में कि भाई अगर आपके पास सेट हो ये वाला, सर किसी ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा है था। सर। एक मिनट, एक, अगर आपके पास ये सर्किल है R2 में और यूजुअल टोपोलॉजी है, सही, यूजुअल टोपोलॉजी मतलब आपके पास जो ओपन सेट्स हैं वो ऐसे बॉल्स हैं, बड़े छोटे सारे के सारे। उसने कहा था कि भाई अगर ये सेट है, मतलब सेट किस तरीके से दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस जो है वो सी है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर एग्जैक्टली ऑन द सर्किल, सही है। और किसी ने पूछा कि भाई व्हाट आर द इंटीरियर ऑफ दिस सेट, ये जो आपका सेट है इसको ए कह रहे हैं, दिस इज सबसेट ऑफ R2। आप बताएंगे इसके इंटीरियर कौन से होंगे। मैंने आंसर दिया कि इसका इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट होगा, सही कि गलत? सर सही क्वेश्चन एम्प्टी ये नहीं होगा। था, सर क्वेश्चन ये नहीं जी। था। एक्स क्वेश्चन स्क्वायर था प्लस वाई कि स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन था जी एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर था, प्लस, चलो तब भी सही है। फिर भी सही है, फिर भी जीरो ही होगा, फिर एम्प्टी भी होगा, उसका जो आपका क्योंकि उसमें जो ओपन अब बाल होंगे इंटीरियर ना वो की 3 डेफिनेशन डायमेंशन क्या होंगे थी सर। जी? उसके जो ओपन बाल्स होंगे ना वो हाँ, एक्चुअली वो सॉलिड होंगे ना, तो सॉलिड का उसका जो सॉलिड पार्ट है ना वो तो एक्चुअली उसमें इंक्लूड नहीं है ना स्पेयर में। नहीं, हाँ सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसकी इंटीरियर की, वो ये थी कि अगर कोई ओपन बाल किसी पॉइंट को कंटेन करे तो वो खुद ओपन बाल जो है वो, या ओपन सेट जो है वो खुद उस ए का सबसेट हो। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं, अब इसमें आप कोई भी ओपन बाल उठाएं जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये वाला लिया आपने, सही है, तो ये कभी भी आपका इस सेट का सबसेट नहीं होगा ना। ये सेट जो है वो ये सिर्फ पॉइंट्स हैं जो इस सर्किल पे हैं, पर ये जो बाहर वाली पॉइंट्स हैं इसकी ये वाली, ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी सबसेट ऑफ ए एवर। तो इंटीरियर ऑफ ए इज एम्प्टी सेट। ओके सर, यस सर, और सही है, इंटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, और सर दूसरा क्वेश्चन ये जो वॉइस शेयर यहाँ पे किया अगर था। क्वेश्चन में चेंज करूं इसी क्वेश्चन को, इकरा साहब, यस यस यस, अगर मैं यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी की जगह पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लूं तो फिर इसके इंटीरियर क्या होंगे? ये तो उसके बाउंड्री बाद फिर पॉइंट्स के सारी की अलावा सारी जो है वो आपकी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, सबके सब इंटीरियर होंगे, बिकॉज डिस्क्रीट में आपके पास जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हैं R2 के, जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं तो ये इसके साथ वाली सारी पॉइंट्स लूं, ये सबसेट बना दूं। आ रही बात समझ में? दैट इज ओपन सेट दैट कंटेन्स दिस एंड इट इज सबसेट ऑफ ए। So topology changes, everything changes.